हेलो दोस्तों, आज हम टाटा पावर को डिस्कस करेंगे। और आज हम इस स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इस स्टॉक ने बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी को दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है, और साथ ही साथ बीएसई के पावर इंडेक्स और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स दोनों को आउट परफॉर्म किया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स क्या है। तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि पेट्रोकेमिकल कंपनीज जैसे कि आईओसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल और पावर जनरेशन से रिलेटेड कंपनीज जैसे कि अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी ग्रीन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एनटीपीसी है, ये सबको मिला करके ये इंडेक्स बनाया जाता है। तो टाटा पावर ने इन सभी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला लाइन है ये पावर इंडेक्स का है और रेड वाला लाइन बीएसई सेंसेक्स का है। उसी तरह इस दूसरे टेबल में आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला लाइन है ये निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स है और रेड वाला लाइन निफ्टी इंडेक्स है। तो इन सभी को टाटा पावर ने आउट परफॉर्म किया है। टाटा पावर लगभग 5 सेगमेंट्स में काम करती है। पहला है पावर ट्रेडिंग। तो पावर ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक जगह से आपने सस्ती बिजली खरीदी और महंगे में बेच दिया। तो ये जनरली पावर एक्सचेंजेस के थ्रू होता है। दूसरा है रिन्यूएबल्स। इसमें टाटा पावर खुद सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर भी करती हैं, इनका अपना रिन्यूएबल्स पावर प्लांट भी है। दूसरा है कन्वेंशनल जनरेशन। तो कन्वेंशनल जनरेशन जब भी हम कहते हैं इसका मतलब है कि थर्मल पावर प्लांट या फिर कोल फायर्ड पावर प्लांट। ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मुंबई में है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है। और न्यू एज एनर्जी सॉल्यूशन। न्यू एज एनर्जी सॉल्यूशन ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में ही नहीं, हम बाकी 4 सेगमेंट्स के बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इनका 3.4 गीगावाट का इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी है। कन्वेंशनल की बात करें, मतलब थर्मल पावर प्लांट की, तो लगभग 10 गीगावाट का इनका जनरेशन कैपेसिटी है। ट्रांसमिशन की बात करें तो लगभग 3,500 किलोमीटर का इनका ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग ये 1 करोड़ 23 लाख लोगों को सर्व कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये उड़ीसा में लोगों को सर्व कर रहे हैं, लगभग 1 करोड़ लोगों को। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें इन्होंने 352 शहरों में मोर देन 2200 चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिया है। और साथ ही साथ ये ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वो कंपनियां जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं, उनके साथ कोलाबोरेट करके भी ये चार्जिंग पॉइंट्स लगा रहे हैं। और इस डायरेक्शन में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, और इनका टारगेट है कि इंडिया की सबसे बड़ी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बने। साथ ही साथ ये सोलर रूफटॉप भी लगाती हैं, मतलब घर के छतों पर सोलर पैनल्स लगाना। और लगभग अब तक इन्होंने 1 गीगावाट का सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट को पूरा किया है। इनका बैंगलोर में एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, और उसकी कैपेसिटी 1.135 गीगावाट है। और उस कैपेसिटी को 4 गीगावाट से और बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए ब्लैक रॉक से एक डील भी फाइनलाइज की गई है। साथ ही साथ ये ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। ईपीसी प्रोजेक्ट्स उन प्रोजेक्ट्स को कहते हैं जिसमें पूरा काम, कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग, सारा काम वो कंपनी खुद ही करती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनका अगले 5 सालों में टारगेट क्या है। तो अगले 5 सालों में ये 30 गीगावाट की कंपनी बनना चाहती हैं। और ये अपना डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 1.5 रखना चाहती हैं, जो कि पावर सेक्टर में बहुत ही अच्छा नंबर है। ये रिन्यूएबल में अपनी कैपेसिटी 20 गीगावाट से ज़्यादा रखना चाहती हैं। मतलब कि अगर टोटल कैपेसिटी 30 गीगावाट से ज़्यादा है तो उसमें 20 गीगावाट से ज़्यादा रिन्यूएबल से होगा। मतलब ये अब आगे फ्यूचर में कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं लगाने जा रही है कंपनी, ये सिर्फ रिन्यूएबल्स में काम करेगी। इन्होंने अपना रिटर्न ऑन इक्विटी का जो टारगेट रखा है ये ग्रेटर देन 12% है, और ये बहुत ही अच्छा नंबर है। इन्होंने जो अपना रेवेन्यू का टारगेट रखा है ईपीसी, सोलर पंप, ये सबसे मोर देन 25,000 करोड़ का रखा है। और इनका टारगेट है कि अगले 5 सालों में ये लगभग 4 करोड़ कस्टमर्स को सर्व करें। अब देखते हैं कि कंपनी पे कर्जा कितना है। तो कंपनी पे लगभग 39,708 करोड़ का कर्जा है। और आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे कमता ही जा रहा है। और दूसरी ओर जो इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने जितना कर्जा ले रखा है उसको कितना इजीली वो सर्विस कर सकती हैं, उसके इंटरेस्ट को कितना इजीली पे कर सकती हैं। तो देख सकते हैं आप इस चार्ट में कि धीरे धीरे इनका नंबर इंप्रूव हो रहा है, मतलब कंपनी अपने कर्जे को बहुत आसानी से रीपे कर सकती है। अब बात करें रिन्यूएबल्स की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये छतों पर
सोलर रूफटॉप्स लगाती है। दूसरी कंपनियों से भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे एनटीपीसी से, स्टेट गवर्नमेंट से। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो लड़का है ये सोलर पंप से पानी निकाल रहा है। अब सोलर पंप क्या है, तो ये ऐसा पंप है जो कि सोलर पैनल से चलेगा। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, उनका बिजली का खर्चा बचेगा। तो अब तक लगभग इन्होंने 65,000 सोलर पंप्स लगाया है। और वहीं सोलर रूफटॉप की बात करें तो लगभग 0.95 गीगावाट का इन्होंने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट पूरा किया है। अब वही कन्वेंशनल जनरेशन की बात करें, मतलब थर्मल पावर प्लांट का, तो ये धीरे धीरे इंडिया में जो कन्वेंशनल एनर्जी से जो जनरेशन होगा वो कमता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं जनरेशन अवेलेबिलिटी का मतलब है कि वो प्लांट हर वक्त कितना पावर जनरेट करने के लिए रेडी है। उस प्लांट में मेंटेनेंस कम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टाटा पावर का सिर्फ मुंद्रा प्रोजेक्ट छोड़ दें तो बाकी सभी में इनका जो प्लांट अवेलेबिलिटी है, जनरेशन अवेलेबिलिटी है, बहुत ही अच्छा है। और दूसरी ओर प्लांट लोड फैक्टर वो कम रहा है बाकी सबके कंपैरेटिवली। मतलब अगर ओवरऑल इंडिया का आप प्लांट लोड फैक्टर देखें तो उसके कंपैरेटिवली टाटा पावर का काफ़ी अच्छा है। मुंद्रा में ये कम रहा है। इसका रीज़न है और इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या परेशानियां हो रही हैं इसके वजह से मुंद्रा का जनरेशन अवेलेबिलिटी और प्लांट लोड फैक्टर दोनों ही कम है। अब बात करें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने उड़ीसा का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्वायर किया है। और उसको एक्वायर करने के बाद में उस स्टेट में जो एटीएनसी लॉसेज होते हैं, जो ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, उसे बहुत ही कम कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग जो ट्रांसमिशन लॉस है वो 25 to 30% है। वही जापान में, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे लेस देन 5% है। तो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत कोशिश कर रही है कि इस ट्रांसमिशन लॉस को कम से कम किया जाए। और इस डायरेक्शन में टाटा पावर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। साथ ही साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई में भी करती हैं, अजमेर में भी करती है और दिल्ली में भी करती है। मुंबई में लगभग ये 7.5 लाख कस्टमर को बिजली दे रहे हैं, अजमेर में 1.5 लाख को, दिल्ली में लगभग 19 लाख को और उड़ीसा में लगभग 95 लाख को। अब हम इनके आउटपुट के बारे में बात कर लें तो लगभग इन्होंने 44,383 मिलियन यूनिट्स को जनरेट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने लगभग 35,754 मिलियन यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 65,000 सोलर पंप्स इन्होंने लगाया है। लगभग 4 गीगावाट का ईपीसी प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया है सोलर से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी पावर कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट इन्हें मिलता रहता है, तो ईपीसी प्रोजेक्ट को इन्होंने पूरा किया है। और 13,000 होम ऑटोमेशन इंस्टॉल किया है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से वॉइस के थ्रू आप अपने घर के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एसी को हो गया, आपके फ्रिज को हो गया, आपके लाइट को हो गया, आपके फ़ैन को हो गया। तो इन्होंने ये सब किया है और ये सब जो डिवाइसेस हैं ये क्रोमा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब में अवेलेबल है। आप वहाँ पे देख सकते हैं इसे। अब बात करें कि अपने कैपिटल को, मैन पावर को और अपना एनर्जी जो कैपेक्स है उसको कैसे अगले 5 सालों में ये चेंज करना चाहते हैं। तो इनका जो अगले 5 सालों में मेजर जो सोर्स होगा एनर्जी का, वो होगा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, मतलब कि सोलर, विंड, हाइड्रो, यही होगा। और 17% जो इनका एनर्जी, जो इनका अमाउंट होगा वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, जो इनका कैपेक्स होगा। और सिर्फ 2% ये कोल्स को रखेंगे, सिर्फ 2%। और उसी तरीके से अपने कैपिटल को ही मूव कर रहे हैं तो इनका कैपिटल जो है मोस्टली 70% ये क्लीन एंड ग्रीन पे लगा हुआ होगा, 14% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, और बाकी जो है वो कोल और थर्मल ये सब पे लगा हुआ होगा। तो ये बहुत तेजी से अपने आप को क्लीन एंड ग्रीन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। अब बात करें कि इनका परफॉर्मेंस कैसा था फाइनेंशियल ईयर 22 में, तो इनका रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुआ है। और ये जो अमाउंट है ये 42,576 करोड़ है। वही इनका EBITDA है वो भी बहुत ही अच्छा है। इनका जो नेट प्रॉफिट है गिरने लगा था 20 और 21 में, जो कि 22 में बढ़ा है। और फ्री कैश फ्लो इनका थोड़ा सा घटा है क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस वजह से, लेकिन ये बढ़ेगा। अब इंडिया में ये किन किन स्टेट्स में सर्व करते हैं, तो लगभग ये सारे स्टेट्स में है। आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं। बट इनका जो मेजर जो जनरेशन है वो गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है। उसके बाद ये कमता जा रहा है धीरे धीरे। ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
और आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनली भी कुछ कुछ कंट्रीज में प्रेजेंट है। तो अभी फिलहाल इनका जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है वो 13.5 गीगावाट का है। और 13.5 गीगावाट कहने का मतलब है मेरा कि ये रिन्यूएबल प्लस थर्मल दोनों है। हाइड्रो में ये लगभग 880 मेगावाट का इनका हाइड्रो कैपेसिटी है। 375 वेस्ट हीट रिकवरी, मतलब कि जो कचरे से जो एनर्जी हम बनाते हैं। और विंड में लगभग 1 गीगावाट है और सोलर में लगभग 2.468 मेगावाट। अब बात करें हम इंडिया में एनर्जी जनरेशन का, तो फिलहाल इंडिया में लगभग 400 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और 2022 में 17 गीगावाट से बढ़ा था और 2021 में 12 गीगावाट का। बट आपको ये बात जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जो टोटल कैपेसिटी एडिशन हुआ फाइनेंशियल ईयर 22 में, उसमें 90% जो एडिशन हुआ है वो सोलर में हुआ है। और वहीं थर्मल की हम बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि थर्मल पावर प्लांट से अब जनरेशन कम होता जा रहा है और एडिशन भी कमता जा रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 22 में जहां पर 17 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन हुआ था, वहीं सोलर में सिर्फ 1.3 गीगावाट का हुआ है, जो कि लेस देन 10% है। और जो प्लांट लोड फैक्टर है, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट चलते हैं, वो भी तेजी से कम रहा है, जो कि पूरे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2012 में 73.3% था, वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 58.8% हो गया है। वहीं रिन्यूएबल्स की बात करें, तो इंडिया ने मोर देन 100 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड किया है। और जो कि 2012 में 12% था, वो 2022 में 28% हो गया है। और उस टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में मोस्टली सोलर है। जहां सोलर 4% था, वो बढ़ करके 49% हो गया है टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी में। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डिमांड है लगभग डबल हो गया है। 66 लाख गाड़ियां बिकी हैं, जो कि टोटल वर्ल्ड मार्केट का 9% है इंडिया का। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट कर रही है। धीरे धीरे बैटरीज में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और जो ऑटो मेकर्स हैं, वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, जो कन्वेंशनल गाड़ियां ही बना रही हैं, वो भी धीरे धीरे अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट कर रही है। इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो लगभग 3000 गीगावाट है, और ये 2021 का डेटा है। और ये नेक्स्ट ईयर 9% से बढ़ा था। और जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है हमारा, उसमें 88% विंड और सोलर से आता है। और इंडियन एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट के हिसाब से माने तो 2024 के एंड तक 32% जो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही आएगी। अब ट्रांसमिशन की बात करें, तो इंडिया में मेनली एसी 3 लाइनों के थ्रू होता है और डीसी एक है। एसी में है 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी एसी नेटवर्क है। और डीसी में है 800 केवी। और जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो कैपेसिटी है लगभग 4.5 लाख किलोमीटर है। और इंडिया ने नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में 15,000 किलोमीटर, और उसकी जो कैपेसिटी है उस लाइन की वो लगभग 78,982 मिलियन वोल्ट एम्पेयर उसकी कैपेसिटी है। इतना इन्होंने ऐड किया है। और जैसा कि इंडिया का टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट का सोलर एनर्जी एडिशन करना है, तो इसके लिए हमें उतना ही ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन का ज़रूरत होगा। तो इंडिया में ट्रांसमिशन पे भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और गवर्नमेंट भी इसे बहुत तेज़ी से पुश कर रही है। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्कॉम्स है, ये हाईली डिस्ट्रेस्ड है, हाईली डिस्ट्रेस्ड। जो डिस्कॉम का जो ड्यूज है जेनको को, जनरेटिंग कंपनीज को, वो लगभग 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन रुपीज है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला है कि जो ट्रांसमिशन में एटीएनसी लॉसेस होता है वो बहुत हाई होता है। दूसरा, गवर्नमेंट जो कहती है कि वो सब्सिडी देगी किसानों को, वो किसानों को तो सब्सिडी मिल जाता है, बट उसका जो पेमेंट होता है जो कि जेनकोस को मिलना चाहिए, डिस्कॉम्स को मिलना चाहिए, वो पैसा उन्हें कभी मिलता ही नहीं है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है आरडीएसएस, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसके तहत बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर किया जा सके। इसमें स्मार्ट मीटरिंग है, एनर्जी अकाउंटिंग है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि लॉसेस को कम किया जा सके। और फिलहाल बहुत तेजी से डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है
ताकि इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। अब बात करते हैं पावर ट्रेडिंग की। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि टाटा पावर पावर ट्रेडिंग में भी है। तो ये सस्ते में एक जगह से बिजली खरीदती है और महंगे में दूसरी जगह बिजली बेच देती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने 184 बिलियन यूनिट्स को बेचा था, और फाइनेंशियल ईयर 21 में इन्होंने 146 बिलियन यूनिट्स को, और ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। जो प्राइसेस थे लास्ट ईयर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जो एनर्जी एक्सचेंजेस में जो पावर बिकता है उसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोविड के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुली और जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो जो यहाँ पर आप एक टर्म देख सकते हैं, एवरेज क्लियरिंग प्राइस। एवरेज क्लियरिंग प्राइस क्या होता है कि एक सप्लाई का एक कर्व होता है कि हर एक जो पावर स्टेशन है वो अपना अपना कैपेसिटी बता रही है कि वो इतना इतना एनर्जी बेच सकती है पावर एक्सचेंज में, और एक डिमांड कब होता है कि मैं इतना इतना एनर्जी खरीदना चाहता हूँ इतने इतने रेट पे। और ये दोनों कब जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, वही हमारा एवरेज क्लियरिंग प्राइस बताएगा, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अब टाटा पावर को रिस्क क्या क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो मुंद्रा वाला प्लांट है उसका जो पीएलएफ है और उसकी जो जनरेशन अवेलेबिलिटी है वो दोनों ही कम है। इसका रीज़न ये है कि ये इंडोनेशिया से कोल खरीदते थे और वहाँ पर कोल के प्राइसेस को एकाएक बढ़ा दिया गया, जिनके वजह से इनको काफ़ी लॉस हो रहा है। बट इंडिया में जो कुछ प्लांट ऐसे जो बेरा है, जमशेदपुर में है, वो सब प्लांट में जो कोल है वो इंडिया से ही लिया जाता है, तो उसका प्राइसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये भी है कि उन्होंने अपने कोल को हेज नहीं किया है कोल प्राइसेस को, स्टिल इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। मुंद्रा पावर प्लांट में जो इनका पीपीए था, जो वहाँ के गवर्नमेंट के साथ जो इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था, उसके बारे में दे आर इन टॉक्स विद दैट गवर्नमेंट। और जो टॉक्स है वो फाइनल स्टेज पे है, एडवांस स्टेज पे है, और बहुत ही जल्दी उसका बेहतर रिजल्ट आएगा। और अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो टाटा पावर के प्रॉफिट में कम से कम 100 करोड़ का तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, क्योंकि मुंद्रा प्लांट से इन्हें बहुत लॉस होता है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।